मेरा देवर अंधा था, मगर भाभी होने के नाते मैं उसके सारे काम करती, कभी उसके कपड़े बदलती, कभी पास बैठकर उसकी सारी बातें सुनती। वह भाभी भाभी करके मेरे और करीब होते जाता। लेकिन एक रात मैं उसके कपड़े बदलने लगी तो मेरे तो होश उड़ गए। मैं शादी होकर अपने ससुराल आई तो रिश्तेदार और औरतों ने मुझे पलंग में बैठा दिया और मेरे सामने ही चरपाई पर मेरा छोटा देवर बैठा टुकुर टुकुर मुझे देखे जा रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। मेरी नज़र उस पर पड़ी थी। मुझे यह बात बहुत बुरी लगी कि वह लगातार मुझे ही क्यों देखे जा रहा है। उस वक्त वह 17 साल का था। अच्छा प्यारा सा लड़का था, लेकिन ऐसी हरकत 20 मिनट तक अलग किस्म की और 20 मिनट तक अलग अलग किस्म की औरत मेरे पास आती रही और मुझे मिठाई खिलाती रही। लेकिन मेरा देवर ना तो उठकर मेरे पास आया और ना ही मुझसे कोई बात की, बस सामने बैठकर एक दो टुक मुझे देखे जा रहा था। दो चार बार मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैं खुद ही को देखते हुए कि पाया कि मैंने दिल में यह सोचा कि बड़ा ही बेशरम लड़का है। बड़ी भाभी तो माँ या बड़ी बहन जैसी होती है, उसे ज़रा शर्म नहीं आती। यह कैसे सबके सामने मुझे ही ताके जा रहा है। अब मैं अपने माथे पर गुस्सा डालते हुए उसे घूरने लगी थी, लेकिन अजीब पागल था, बस मुझे ही देखे जा रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। मुझे उससे उसके मुस्कुराने पर भी गुस्सा आने लगा था। बहरहाल रस्म ख़त्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका था। उस पर राजीव भी मेरे कमरे में देर से आए तो मैं बिल्कुल उदास बैठी हुई थी। वह मेरे पास आकर बैठे तो मैंने उन्हें गुस्से से देखा। मुझे वह उदास देखकर कहने लगे, क्या बात है नीलम। फिर वह समझे कि शायद वो काफ़ी देर से कमरे में आए हैं, इसलिए मैं नाराज़ हूँ। कहने लगे, मेरी दोस्त आज मेरा पीछा ही नहीं। तुम तो जानती हो ऐसे मौक़े पर दोस्तों के मजाक आसमान पर होते हैं। बहरहाल फिर राजीव की तारीफ़ सुनकर मेरा मूड खुश हो गया। मैं देवर की बात को अपने पति के सामने नहीं दोहराया। क्या सोचेंगे कि आते ही मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें शुरू कर दी है। मेरा पति का एक ही भाई था, माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। उस वक्त उस घर पर मैं, मेरे पति और मेरे देवर रमेश ही रहते हैं। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे पति कहने लगे, आज का नाश्ता मैं बाज़ार से ही लाया हूँ, लेकिन देखो मेरे घर पर कोई औरत नहीं है, इसलिए आज की मेहमान नवाजी तो मैंने कर दी, पर कल से सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। यह बात तो मैं पहले से ही जानती थी, इसलिए मैंने कोई भी ऐतराज़ नहीं किया और हाँ में सिर हिला दिया। जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बाहर आई तो नाश्ते की टेबल पर मेरा देवर बैठा था। मैं उसके सामने बैठ गई। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। जब मेरे पति टेबल के पास आए तो मेरे पास बैठने की बजाय अपने भाई के पास बैठ गए। उनकी उसकी प्लेट में सब्जी डाली और रोटी तोड़कर अपने हाथों से खिलाने लगे। यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई और सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे तब हुई कि रमेश अभी भी सामने बैठा मुझे ही देखे जा रहा था। उसे तो अपने भाई का भी लिहाज नहीं था और गुस्सा मुझे अपने पति राजीव पर भी आने लगा। वह तो इसे रोक सकते थे, पर यह भी मुझे अजीब लग रहा था। वे रमेश को खुद से खिला रहे हैं। वह तो 17 साल का लड़का है, क्या खुद नहीं खा सकता है। मैंने कहा, राजीव आप रमेश को खुद से खाने दे सकते हैं, आप अपना नाश्ता करें। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, नीलम रमेश अंधा है, देख नहीं सकता है। मैंने ये सुना था कि मेरा निवाला हाथ में ही रह गया। मैं बड़ी हैरानी से उसे देखने लगी। अच्छा खासा खूबसूरत लड़का था। उसकी आंखें भी ग्रे कलर की थी, बेहद खूबसूरत थी। मुझे ना जाने क्यों बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ कि उसकी आंखों में यह कमी थी कि वह देख नहीं सकता था। और कल से मैं ना जाने दिल में उसे कितना बुरा भला कह चुकी थी। राजीव के चेहरे पर उदासी थी। राजीव कहने लगे कि रमेश बचपन से ही अंधा है, देख नहीं सकता है। इसका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। राजीव कहने लगे, इसके सारे काम मैं ही करता हूँ, लेकिन अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसे
अपना छोटा भाई समझकर इसके सारे काम किया करो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस हुआ यह सुनकर कि रमेश अंधा है। रमेश देखने में कितना खूबसूरत और हसीन नौजवान लड़का था, काश यह देख भी सकता। मेरी बात पर रमेश की आंखों से आंसू छलकने लगा। भाभी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी भाभी को देख सकूं, लेकिन देखो मेरी किस्मत, एक ही भाभी है और मैं उसे भी देख नहीं सकता हूँ। कुछ देर पहले जो मेरे दिल में रमेश के लिए नफ़रत के जज्बात थे, अब वो हमदर्दी में बदल चुके थे। लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़ गए जब राजीव ने कहा कि नीलम, मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। अब अब जब वो अपने कमरे में जाने लगे तो मुझसे कहने लगे कि तुम रमेश को खाना भी तुम ही अपने हाथों से खिलाओगी और कपड़े भी तुम ही पहनाओगी। खाने का सुनकर तो ठीक था, लेकिन कपड़े का यह सुनकर तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। मैंने कहा, राजीव, यह गलत बात है, यह सही नहीं है। मैं कैसे इसके कपड़े बदल सकती हूँ? कहने लगे, इसे छोटे भाई की तरह समझो, इसे प्यार दो। अब मैं ऑफिस के काम संभालूं या इसे संभालूं? अब तुम्हें खुद ही सब कुछ मैनेज करना होगा। यह कहकर वो चले गए। मैं बहुत परेशान थी, अभी यह सोच ही रही थी कि क्या करूँगी, कैसे करूँगी। तभी मुझे रमेश की कमरे से पुकारने की आवाज़ आती है। वो भाभी भाभी कहकर पुकार रहा था। मैं उसके कमरे में गई तो वह पैंट और बनियान पहने खड़ा था। कहने लगा, भाभी, यह शर्ट मुझे पकड़ा देना। ना जाने भाई ने कहाँ रख दी है। पूरे बेड पर हाथ मारकर देख चुका हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही है कि कहाँ है। उसकी शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वह उसे पकड़ा दी। उसने शर्ट तो पहन ली, लेकिन बटन में आगे तेरे बंद कर रहा था। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा, तुम छोड़ो, मैं तुम्हारा बटन लगा देती हूँ। और मैंने फिर उसके बटन को लगा दिया। उसके शर्ट के बटन को बंद कर दिया तो वह खुश हो गया। कहने लगा, मेरे बाल भी बना दो भाभी। मैंने ड्रेसिंग से कंघा लिया और उसके बाल भी बना दिए। फिर कहने लगा, मुझे अपना हाथ दे। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, आप दे तो सही। मैंने डरते डरते उसे अपना हाथ पकड़ाया और मैं ये सोच ही रही थी कि वह क्या करेगा और क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहता है। तो उसने मेरे हाथ को अपने हाथों में ले लिया और कहने लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह कहकर मेरा हाथ छोड़ दिया और कहने लगा, भाभी, आपको देख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ। इसलिए आपका हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि भाभी कैसी होती है। मुझे तो माँ का भी प्यार नसीब नहीं हुआ। मैं बहुत छोटा था तब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी और पापा भी अभी 3 साल पहले ही चले गए। जब तक मेरे पापा ज़िंदा थे तो वही मुझे संभालते थे। मेरे पापा के जाने के बाद मेरे भाई ने मुझे संभाला और शादी के बाद आपने भी कुछ ही दिन भी अच्छे से नहीं गुजारे और मेरा बोझ आप पर पड़ गया। वह बड़ा उदास सा होकर यह सब कह रहा था। मैंने कहा, तुम किसी पर भी बोझ नहीं हो और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं हो। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि भाभी, आप तो बहुत अच्छी हो, मेरा इतना ख्याल रखती हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरा देवर रमेश की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थी। वह मुझे से बहुत ज़्यादा खुले मिजाज का होने लगा था। अब तो वह मुझे खुद पुकार के कहता, भाभी, मुझे शर्ट पहना दीजिए, मुझे बटन सही से नहीं लग रहा है। तो कभी कहता है कि तौलिए से मेरा सिर पोंछ दीजिए। मैंने सोचा, यह सब काम तो वह खुद भी कर सकता है। मुझे लगा था कि बस एक ही देवर है और एक पति है, मुझे तो घर में कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन मैं तो इस रमेश की वजह से एकदम घन चक्कर सी बनकर रह गई थी। कभी किचन में बर्तन धो रही थी तो वह भाभी भाभी चिल्लाने लगता। मैं बर्तन छोड़कर उसके कमरे में जाती तो वह हंसने लगता। हाथ में मोबाइल पकड़ा होता।
कहने लगता, मेरे साथ बैठकर यह गाना तो सुनिए ज़रा, कितना अच्छा है। वह देख तो नहीं सकता था लेकिन सुन सकता था, इसलिए मोबाइल पर कहानी और गाने सुनना उसका शौक़ था। मैं कहती, तुम सुन रहे हो तो खामोशी से सुनते रहो। अब मुझे यह बताओ कि मैं बर्तन धोऊं, खाना बनाऊं या फिर तुम्हारे साथ बैठकर ये गाने और कहानी सुनूं। मैंने उसे प्यार से डांटा और समझाने की कोशिश की कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगा, कहने लगा कि मेरे पास बैठिए ना भाभी, मेरे साथ एक गाना सुनिए, आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी। काम क्या है, छोड़िए काम का, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। मैं उसके बराबर में बैठ गई। मैंने कहा, अच्छा चलो यह बताओ, जब तुम्हें भूख लगेगी तो तुम क्या खाओगे। वो हंसने लगा, कहने लगा, आपका भेजा खाऊंगा। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार, जो तुमने मुझे बिना काम के आवाज़ दिया तो मुझे अभी खाना बनाना है। मुझे तुम्हारे भैया ने बिरयानी बनाने के लिए कह कर गए हैं और तुम्हें भी तो बिरयानी पसंद है ना। तुम्हें क्या पता बिरयानी बनाने में कितना समय लगता है। बिरयानी बनाने में ऊपर से इतनी गर्मी है कि किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। यह कहकर मैं कमरे से बाहर चली गई और मुझे किचन में काम करते हुए मैंने बिरयानी बनाई। मैं बिल्कुल थक चुकी थी। बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था। घर की साफ़ सफाई की। फिर मैंने सोचा कि जाकर मैं रमेश का कमरा भी लगे हाथ साफ़ कर देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं रमेश के कमरे में पहुँची, वह चीज़ों को टटोल टटोल कर अपना कमरा खुद ही साफ़ कर रहा था। मैंने उससे पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम। तो वह कहने लगा कि उसके हाथ में एक कपड़ा भी था जिससे वो फर्नीचर साफ़ कर रहा था। यह देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा कि तुम यह क्या कर रहे हो, मैं कर देती हूँ। मैंने उसके हाथ से कपड़ा लिया तो वो कहने लगा, नहीं, अब आप थक जाएंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सारे काम भैया ने आपके सर पर डाल दिया है। भाभी, ऐसा कीजिए कि मुझे बता दिया करिए, छोटे मोटे काम जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर लिया करूँगा। वह बड़ी उदासी से और फ़िक्रमंदी से कह रहा था। मैंने कहा कि कुछ भी काम करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम बैठे रहो, मैं सब काम कर लूँगी। उसका हाथ पकड़कर मैंने उसे बेड पर बिठा दिया और मोबाइल पकड़ा दिया उसके हाथों में और मैंने कहा कि तुम बस वीडियो देखो, गाने सुनो। और मैंने उसे एक वीडियो लगा दिया जिसमें अच्छी कहानी थी, लेकिन उसने तो मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे अपने पास बैठा लिया। कहने लगा, आप बैठो, बहुत कर लिया आपने काम, अब आप कुछ नहीं करेंगी। उसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा, रमेश, ये क्या है, यह क्या हरकत है, मेरा हाथ छोड़ो, शाम हो गई है और मुझे चाय भी तो बनानी है। तुम बताओ, चाय के साथ क्या खाओगे, तुम्हारे लिए कुछ फ्राई कर दूँ क्या। तो कहने लगा, नहीं, कुछ नहीं खाना मुझे, आप मुझे अपने साथ किचन में लेकर जाए और मुझे बताए कि चाय कैसे बनाया जाता है। मैंने कहा, तुम मेरा हाथ छोड़ दो। यह कहकर मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और फिर मैं किचन में आ गई और मैंने उसके लिए चाय बनाई और चिप्स भी डाल दिया। उसको चाय और चिप्स खाने को दे दिया और वह लगातार मेरी तारीफ़ किए जा रहा था। फिर एक दिन वो हुआ जिससे कि मेरे तो होश उड़ गए। मुझे सुबह से ही बुखार था, लेकिन राजीव को मेरी कोई भी परवाह नहीं थी। बस मुझे बुखार की दवा देकर चले गए और कहने लगे कि देखो, तुम बीमार मत पड़ा करो, मेरा सारा घर उल्टा पुल्टा पड़ जाता है, फटाफट से बुखार की गोली खा लो और खाना घर पर ही बनाना। दोपहर को मुझे ऑफ़िस का बचा कुचा खाना पड़ता है, इसलिए मुझे घर का खाना ही खाना है और घर से जाकर मैं बाज़ार का खाना तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। उनके सामने तो मैंने
कहा चलो ठीक है मैं कर दूंगी, लेकिन बुखार की दवा खाने के बावजूद भी मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। शायद मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था। गले में बहुत तेज़ दर्द भी हो रहा था। मेरा बुखार कम होने की वजह बढ़ने लगा। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। जब कमरे में दस्तक हुई तो मैं फिर बड़ी मुश्किल से मैंने आँख खोला और मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। रमेश मेरे सामने खड़े था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आँखें खोलकर उसे देखा तो वो अपनी छड़ी की मदद से चलता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, आपको क्या हुआ? आपने अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया। मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। यह सुनकर वह परेशान हो गया। मैंने कहा, मुझसे बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, मैं कैसे तुम्हारा नाश्ता बनाऊंगी? तो वो कहने लगा, क्या आपने भी नाश्ता नहीं किया? मैंने कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं नाश्ता बना सकूं। ऐसा करो, तुम अपने भैया को फ़ोन कर दो, उससे कहो कि वह जल्दी से घर आ जाए, मुझसे मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनकर वो कमरे से बाहर चला गया और कुछ ही देर के बाद रमेश के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। यह सुनकर मैं एकदम से बेड से उठ खड़ी हुई और अपने बुखार को भूलकर जल्दी से मैं कमरे से बाहर गई। देखने लगी कि आवाज़ कहाँ से और किसकी है, तो किचन में आग लग गई थी। जब मैं किचन में आई तो मेरे तो होश ही उड़ गए। रमेश के कपड़ों पर आग लगी हुई थी। मैंने फटाफट रमेश की शर्ट पर लगी आग को बुझाने लगी। उस वक्त तक उसका पेट और बाजू बुरी तरह से जल चुका था। वह चिल्लाए जा रहा था। मैंने कहा, तुम क्या करने गए थे किचन में? कहने लगा, मैं आपके लिए चाय बनाने गया था। वो तड़पे जा रहा था। कहने लगा, मुझे क्या पता था कि आग लग जाएगी। मैंने जल्दी से अपने पति को फ़ोन किया। रमेश रमेश क्यों तड़प रहा था? रमेश तो ऐसे तड़प रहा था जैसे उससे उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। उसकी पेट और बाजू जल चुका था। वो तड़पे जा रहा था। जब राजीव को पता लगा तो वो थोड़ी ही देर में भागे भागे घर आ गए थे। रमेश की बाजू काफ़ी हद तक जल चुकी थी और वह रो रहा था। राजीव उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। मैं घर पर ही थी और बेहद परेशान थी। जब मेरे पति का फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन उठाया। मैंने कहा कि रमेश कैसा है? तो वो कहने लगे कि इसका पेट और बाजू इतना जला हुआ है। मैंने तुम्हें कहा था कि इसका ख्याल रखा करो। यह कहकर राजीव रोने लगे। कहने लगे, इसको तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, बुरी तरह से चिल्लाया जा रहा है। मैंने कहा, मुझे बुखार था, मुझे क्या पता था, क्या मालूम था कि वह किचन में चला जाएगा। आंसू तो मेरे भी बह रहे थे। राजीव कहने लगे, मैं अस्पताल में ही रहूँगा, तुम मेरा इंतज़ार मत करना। मैंने कहा, ठीक है। मुझे लगा कि सुबह तक रमेश को राहत मिल जाएगी और वो घर वापस आ जाएगा, लेकिन और मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगी। लेकिन जो खबर सुबह सुनने को मिली, मेरे तो होश उड़ गए। राजीव ने कहा कि रमेश हम लोगों के बीच नहीं रहा। यह सुनना ही था कि मैं तो रोने लगी। मैंने कहा, राजीव आप ये क्या कह रहे हैं? उसको तो बस ज़रा सी आग तो लगी थी, ऐसे कैसे कुछ हो सकता है रमेश को? वह कैसे मर सकता है? मैं रोई जा रही थी। राजीव कहने लगे कि आग उसके दिल तक पहुंच चुकी थी। बहुत कोशिश की डॉक्टर ने, लेकिन उसे तकलीफ़ सही नहीं जा रही थी। पूरे रात मेरा हाथ पकड़कर वह मुझसे कहता रहा कि भाई मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे जीना है। अभी तो बहन जैसी भाभी मिली थी मुझे, लेकिन वह जा चुका था। यह सदमा हम दोनों मियाँ बीबी के लिए बहुत बड़ा था। मुझे अक्सर घर में उसकी भाभी भाभी पुकारने की आवाज़ आती थी। मैं भाग कर जाती तो मेरा खाली कमरा देखकर फूट फूट कर रोने लगती। कभी मुझे लगता कि वो हंस रहा है, कह रहा है, भाभी छोड़ो सारा काम, मेरा बहुत ख्याल रखने की कोशिश करता था। लेकिन मैं उस वक्त सोच रही थी कि काश मैं नाश्ता बना लेती, पर जो किस्मत में होता है उसे कौन रोक सकता है। और फिर बहुत दिन बाद मैं पेट से
हुई और 9 महीने के बाद मुझे बेटा हुआ। राजीव ने कहा कि नाम तुम अपनी मर्ज़ी का रखो। मैंने कहा मुझे इसका नाम रमेश रखना है। मेरी बात सुनकर राजीव की आंखें भर आई। मैंने उस बच्चे को सीने से लगा लिया। मैंने ऊपर वाले से कहा कि हमें दूसरा रमेश दे दिया है, यही हमारे गमों को भरेगा और रमेश की यादों को भी पूरी करेगा। तो दोस्तों, कहानी यही तक थी। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि इसी तरह की मनोरंजन कहानियाँ आप लोगों को सुनने को मिलती रहें। अभी तक कहानी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।